और आप सभी प्यारे शिक्षार्थी मेरे साथ देख रहे हैं आपकी सीटैट की क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर की, यानी कि जो आपका जुलाई में पेपर हुआ था, मैं उसकी यहाँ पर बात करूँ। स्टार्टिंग में यार माइंडसेट तैयार करना होता है ना कि कैसा पेपर आया, किस टाइप से क्वेश्चंस आए, तो वही चल रहा है 3 डेज तक, यानी कि कल भी ये चलेगा। उसके बाद आपके टॉपिक वाइज यहाँ पे सीरीज शुरू हो जाएगी। यूट्यूब पे सब कुछ ले लो भाई, सब कुछ मस्त तरीके से पढ़ लो, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको रेगुलर आना है, मस्त तरीके से पढ़ना है और मस्त तरीके से अपने आप को इवेल्युएट करना है। चलिए फिर आगे चलेंगे। आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। 10 क्वेश्चन कल के पेपर 2 के बचे वो, और 10 क्वेश्चन आज हम पेपर 1 के करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है और आप टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्सेज में जुड़ना चाहते हो, तो आपको मिल रहा है 50% का डिस्काउंट। आप जुड़ सकते हैं इन सभी मेंशन कोर्सेज पर: बीपीएससी, केवीएस, यूपीटेट, डीट्रिपलएसबी, जेटेट, सीटेट, यूपी सुपर और बीएसटेट फेज 2। इसी के साथ साथ जो हमारे परीक्षार्थी हैं वो हमारे साथ सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आप कनेक्ट कीजिए। बाकी कॉलिंग नंबर है, इंक्वायरी नंबर है, आप लोग कॉल करके हमारे कोर्सेज के बारे में और हमारी वाईटी क्लासेस को लेकर आप यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि हार्डवर्क के स्मार्ट साथ साथ आपने स्मार्ट वर्क भी करना है। तो स्मार्ट वर्क कैसे होगा? जो आप रेगुलर रहेंगे और आपको पता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, सीटेट ने अपना लेवल चेंज नहीं किया है। जो उसका जनवरी का लेवल था वही यहाँ पर उसका जुलाई का भी लेवल रहा, और उम्मीद यही है कि यही उसका दिसंबर का आने वाले एग्जाम का भी लेवल रहेगा। वो सिर्फ कुछ जो वर्ड्स होता है उसको मुश्किल देता है, तो आप हर शब्द का मतलब अपनी कॉपी में लिखते जाइए। इसी से ही आपका माइंडसेट बनेगा कि कौन से शब्द वो नए नए डाल रहे हैं। जैसे कि स्कैफोल्डिंग को उसने पिछली से पिछली बार आलंबन कहा, यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग को आलोचनात्मक ना कहकर वो समालोचनात्मक कह रहे हैं, और काफी सारे नए नए शब्द। अभी यहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल एक नया शब्द मिला, अभी तक वो नॉन एग्जाम्पल और एग्जाम्पल का यूज करता है, लेकिन अब उसने काउंटर एग्जाम्पल का यूज किया। तो ये सभी चीजें वो है जो आपको अपने आप को बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो भाई जुड़ो, सीखो, समझो। ठीक है जी, चलो जी, बहुत बढ़िया। सभी को हेलो, सभी को हाय। और बच्चे कह रहे हैं मैम हम पेड बैच के हैं, भाई सभी का हार्दिक स्वागत है। पेड वाले भी आ जाओ और हमारे यूट्यूब वाले भी आ जाओ, फ्री वाले भी आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शुरू करती हूँ अपनी क्लास को, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज थोड़ी सी स्पीड बैकअप करनी होगी, कल फर्स्ट क्लास की स्पीड नॉर्मल रखी, आज थोड़ी सी स्पीड हम बैकअप करके चलेंगे। आइए तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। एजर्शन रीजनिंग की जो ट्रिक बताई है वो आपने याद रखनी है, वो क्या थी जी? एक बार कोई तो बच्चा बता दो भाई, कोई तो सुनेगा मेरी। तो बताओ भाई, एजर्शन और रीजनिंग की यहाँ पर मैंने आपको कौन सी ट्रिक बताई थी जो आपने याद रखनी है? बिल्कुल सही कहा, वेरी नाइस। तो आपने यहाँ पर बिकॉज और क्योंकि लगा देना है। इंग्लिश वाले हमारे प्यारे साथी लगा देंगे बिकॉज, और हमारी हिंदी वाली प्यारी साथी लगा देंगी क्योंकि, और फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ के उड़ा देंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सभी को हेलो भाई, जो जुड़ रहे हैं सभी को हेलो, वेरी नाइस भाई। बिकॉज लगाना है, सबने बताया, वेरी गुड। देखो ये होती है टेक्निक। देखो अब पढ़ो जी, अभिकथन को, कारण को पढ़िए। स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करे। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। जो ए लगा रहे हैं ना वो भी नहीं सोच रहे, जो सी लगा रहे हैं वो भी नहीं सोच रहे, क्योंकि अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, यहाँ पर लिखा है कि स्कूलों को ना सिर्फ प्रोडक्ट पर, यानी कि सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देना है। भाई बच्चा रट के भी तो रिजल्ट ले आता है, सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देना है। उनको ये ध्यान नहीं देना कि बच्चे ने भाई कैसे सीखा। सोचो, समझो और आंसर दो जल्दी से, फटाफट, एनर्जी। हाँ जी, प्रशांत राज कह रहे हैं मैम पास हो गया, सीटेट 94, वेरी गुड जी। और सीटेट में नंबर बढ़ाने के लिए आप फिल कर सकते हैं दोबारा, अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड नहीं, क्योंकि भाई एक बार क्लियर होने के बाद लाइफ टाइम वैलिड है, तो मर्जी आप पे, डिपेंड आप पे करता है। मैंने आपको हमेशा ये कहा है सीटेट में जब एजर्शन गलत है बाबा तो आपने कारण नहीं पढ़ना होता, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही ऐसे दिए होते हैं। जब आपका ए गलत हो गया ना, आपने आर को पढ़ना नहीं है,
ट्राई मार लो, पढ़ लो। देखो, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित होता है भाई, नहीं। सीखना आपका सीक्वेंशियल नहीं होता। आप कैसे भी सीख सकते हो, कभी भी सीख सकते हो। तो ये आपका सीक्वेंशियल नहीं होता, ये आपका चक्रीय होता है। कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, चक्रीय होता है ये। ठीक है। तो हाँ जी, क्या कहा था, जब ए गलत हुआ तो आर भी गलत होगा। तो क्या होगा सही आंसर, ए और आर दोनों गलत है। समझ में आ गया बेटा। सीटेट ने अपना लेवल नहीं बढ़ाया, वो लेंथी कर देता है क्वेश्चन को। और लास्ट वाला जो सब्जेक्ट होता है, बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा। 60% बच्चों ने यही बोला मैम पेपर छूट गया। अरे बाबा, पेपर नहीं छूटा, तुम्हारी स्पीड कम रह गई है। ठीक है, स्पीड बढ़ाओ, बिल्कुल मस्त तरीके से स्पीड बढ़ाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है। स्वलीनता, जहां पर बच्चा आंखा से आंखा ना मिला पाते, जहां पर बच्चा बात करने में घबराता है, जहां पर बच्चा समाज से नहीं जुड़ पाता है, वो होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी कि ऑटिज्म स्वलीनता विकार। ठीक है जी। तो स्वलीनता विकार के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट से आंसर दे दो, मस्त तरीके से आंसर दो, सबको आता है यार, सबने कर रखा है, सबने आंसर की देख रखी है। यहाँ पर स्पीड चेक करो, यहाँ पर ये देखो कि ऑटिज्म से कभी ये क्वेश्चन नहीं आया था कि ऑटिज्म होता क्यों है। हर बार क्वेश्चन क्या आया, ऑटिज्म जी क्या है, ऑटिज्म में बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो आया वो क्या हुआ कि ऑटिज्म होता क्यों है जी बाबा, बताओ। क्या ये केवल वातावरण से होता है, नहीं भाभी। हम तो ये 9 महीने 10 महीने के बच्चों को भी हम पहचान लेते हैं कि उसको भाई ऑटिज्म है, स्वलीनता है, ये तो नहीं है। स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। देखो भाई, साफ सी क्लियर सी बात है, स्वलीनता विकार का इलाज हो सकता है। आपको जितना बीमारी आप पहुंच चुके हो ना, आप उतना वहां पे स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं हो सकता, सुधार नहीं आ सकता। बच्चा रहेगा तो देखो वैसा ही। आप बच्चे को ट्रेनिंग दे सकते हो। स्वलीनता के बच्चों को मैंने आपको बताया था, वो अपनी बात कहने से डरते हैं। तो ऐसे बच्चों में कॉन्फिडेंस, ऐसे पीठ नहीं होती भाई, पीठ को ऐसे ऐसे थपथपा के उसके साथ बैठ के उसका हाथ ऐसे कस के पकड़, मतलब उसका हाथ कस के मत पकड़ना भाई, डर जाएगा बच्चा, वैसे ही डरा रहता है वो। उसका हाथ आप अपने हाथ में रखो और मतलब उसको अपनापन फील कराओ, तो बच्चा आप पे ज्यादा सेटिस्फाइड रहेगा। ठीक है। तो भाई बिल्कुल सुधार नहीं हो सकता। स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है, ऐसा कंपल्शन नहीं है। ऐसा भी कंपल्शन नहीं है कि यार एक एक्सेप्शनल स्किल, क्यों नहीं है ये। ठीक है यार, पता क्या होता है, बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हर बच्चे में कुछ ना कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता। एक बच्चा भाई एपीजे अब्दुल कलाम भी हो सकता है, और एक बच्चा आपका तालिबानी भी हो सकता है ना। हर किसी की मेंटालिटी, हर किसी का इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग है, राइट। तो ये भी नहीं हुआ, ये गलत करो, ये गलत करो, ये गलत करो। आंसर ये है कि ये न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। आपकी जो न्यूरॉन्स है, आपके जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है बेसिकली। और यहाँ पर सबसे प्यारा जो उपाय है, बच्चे को विश्वास दिलाओ। एक ही काम, जैसे अगर बच्चे ने आपने बच्चे को बोला कि बेटा ये चीज बोल के बता, बच्चे ने बोल दिया रानी मेरी दोस्त है। आप दोबारा बच्चों से बुलवाओ, रानी मेरी दोस्त है। ठीक है, इससे क्या होगा, फिर दोबारा बुलवाओ, कॉन्फिडेंस आता है इससे, है ना। अब मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ा रही थी और अब जब मैं पढ़ा रही हूँ, तो भाई बात अलग होती है ना। इसीलिए ऐसा करना चाहिए, रिपीटेड चीजें कराओ, कॉन्फिडेंस दिलाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, शाबाश बेटा, 20 क्वेश्चन कराऊंगी, मस्त कराऊंगी। और कल 20 क्वेश्चन करके पीवाईक्यू को हम लोग सेटअप डन कर देंगे, फिर टॉपिक करना शुरू करेंगे। बढ़िया, चलो। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरे को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। विच लर्निंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन टीचिंग अदर्स व्हाट दे हैव लर्नड। जो बच्चों ने पढ़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल प्रिया भागलपुर से हैं, उन्होंने कुछ पढ़ लिया। अब जो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने दीपाली श्रीवास्तव को भी पढ़ा दिया। अब जो मधु ने पढ़ा, उसने हरप्रीत को भी पढ़ा दिया, फिर हरप्रीत ने उसको पढ़ा दिया। इसको आप क्या कहोगे,
बताओ इसको आप क्या कहोगे? वेरी गुड, वेल डन, सबका सही है भाई, तुम तो पढ़ के आए हो आज, क्या बात है। इसको हम एक्सपोजिटरी, बेटा एक्सपोजिटरी मतलब होता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। एक्सपोजिटरी का मतलब होता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि भाई बच्चे को लेक्चर दे दो, ठीक है, ये सब होता है एक्सपोजिटरी में। ये तो नहीं है, लेक्चर की बात तो नहीं हो रही, बच्चा आपस में पढ़ रहा है। कंडीशनड लर्निंग में क्या होता है कि भाई आपको स्टिमुलस से इतना ज्यादा वाकिफ करा दिया कि आप रिस्पॉन्स करने लगे, या फिर आपका जो रिस्पॉन्स है वो रीइंफोर्समेंट से प्रभावित है, यानी कि पुनर्बलन से प्रभावित है। जैसे कि अगर स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करें तो पेवलोव के कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट याद कर लो। क्या बोला था उसने? कुत्ते पर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि कुत्ता अब घंटी की आवाज में भी लात टपकाने लगा था। तो ये है बेटा कंडीशनिंग। एग्जाम्पल देती हूँ, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। भाई मेरे घर पे एक जगह थी जहां पर बहुत सारी चाबियां मैंने लटकाई हुई थी। अब क्या हुआ भाई, घर ऐसा गंदा गंदा लगने लगा, दिवाली आ गई, दिवाली पर भाई लक्ष्मी माता आती कहते हैं ना, तो भाई मैंने वो चाबी का गुच्छा उठाया और मैंने अंदर जाके उसको रख दिया और मैंने व्हाइट वॉश अपने दीवारों पर करवाने लगी। अब भाई जब भी चाबी लेने की बारी आए मैं तो सीधा वहीं जाऊं जहां पहले चाबी टंगी थी। फिर चाबी लेने की बारी, अरे बुद्धू मैंने तो चाबी वहां रख दी, है ना। क्यों हुआ? ये कंडीशनिंग हो गई मेरी कि भाई वहीं चाबी मिलेगी, इसको कहते हैं कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग तो यहाँ पर नहीं हो रही है ना, वो वही चीजें थोड़ी रिपीट कर रहा है बार बार, वो भी नहीं हो रहा। भाई रटने की बात भी नहीं हो रही, इसीलिए इसको हमने रेसिप्रोकल टीचिंग कहा। रेसिप्रोकल टीचिंग को पता है कैसे याद करना होता है? इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं, तुम कुछ कहो तो मैं कुछ कहूँ, और हम लोग डिस्कस करते रहे, डिबेट करते रहे, आंखा से आंखा मिला के हम बात करते रहे, ऐसे करके याद करना होता है रेसिप्रोकल को। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ो जी, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मस्त तरीके से पढ़ना बेटा, इवेल्युएट करते रहो और समझते रहो, और जो ट्रिक्स बताती जाती है उसको याद करते रहो। अभी पेड़ में एक ट्रिक्स बना के, अभी हम ट्रिक्स बनाकर आए हैं पेड़ में, जो पेड़ वाले बच्चे यहाँ पर है, हमने भाजसा की एक ट्रिक बनाई है वहां बैठे बैठे, अभी लोग हम बना रहे थे। तो ऐसे ट्रिक्स बनाओ यार, क्योंकि टाइम बचाना है, पेपर टफ नहीं आता, पेपर लेंथी है। फिर बता रही हूँ, वर्ड्स टफ आते हैं, क्वेश्चंस वही आते हैं, बहुत क्वेश्चन वो है जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। सेंसिटिव पीरियड जो होता है, अच्छा सेंसिटिव पीरियड होता क्या है भाई? फॉर एग्जाम्पल बच्चा पैदा होता है, इन्फेंसी में है बच्चा अभी, तो इन्फेंसी में जो बच्चा होता है, हम वो भाई उस बच्चे को ना बहुत प्रोटीन देते हैं। जैसे कि बोलते नहीं है भाई, माँ का दूध सबसे पौष्टिक आहार है, भाई दाल का पानी दे दोगे बच्चे को, फिर बाहर से गाय का दूध भी पिलाना शुरू कर देगे हो। फिर जब 9 महीने 10 महीने का हुआ तो चलो एक रोटी पकड़ा दी, चल तू चबा कर, बिकॉज दांत आ रहे होते हैं, खुजली होती है दांतों में, तो रोटी पकड़ा चबाए जा। फिर उसको भाई रोटी खिलाने भी लगती है, हम लोग फ्रूट्स को कस के पहले तो खिलाते हैं, फिर चबाने लगता है, फ्रूट्स को देते हैं, ले बेटा एक ये पकड़ ले, वो चबाता है। तो ये हम उस टाइम पर ये बोलते हैं कि जो इन्फेंसी होता है ना, वो आपकी बॉडी बनती है, इन्फेंसी में रैपिड ग्रोथ होता है, बहुत तेजी से बच्चा लंबा हो जाता है, तो इसीलिए हम बच्चे को उस टाइम पर प्रोटीन खिलाते हैं। और भाई मालिश वाली बुलाई जाती है, रगड़ दे रगड़ दे रगड़, वो तेल लगा रही होती है, ऐसी होता है ना जी, ऐसी होता है ना सबके घर में। तो सेंसिटिव पीरियड आप कहते हैं संवेदनशील अवधि, जो जिस काल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंजेस होते हैं ना, वही उसके लिए संवेदनशील अवधि होती है। ठीक है जी, क्लियर है? डेविड कुरेजी कह रहे हैं मैम सीजी टेट में आया था, आता है भाई, वही घुमा घुमा के आता है। तो ये क्यों होता है भाई डेविड कुरेजी? अब आपने आंसर भी देना है, क्या हुआ इसका आंसर बताओ। तो जो सेंसिटिव पीरियड होता है ना बेटा, वो एनवायरमेंट है। आज इन्फेंसी में हो, फिर कल अलग एनवायरमेंट बदल गया, फिर अलग बदल गया। तो ये हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब भाई मम्मी पापा से मिलने पे होता है। तो सेंसिटिव पीरियड मम्मी पापा से मिलने पे कैसे होता है? वो तो नहीं हो सकता ना, सोच के देखो, दिमाग लगाया करो। ठीक है, जेनेटिक डिस्पोजिशंस को मैच्योरिटी कहते हैं भाई, जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होगा वैसे ही खेल बदलेगा। तो मैच्योरिटी में सेंसिटिव पीरियड का मैटर है। पीरियड तो भाई एनवायरमेंट ही तो है। आज आपका सीडीपी का पीरियड लग रहा है, फिर आपका इससे पहले आपका दानेसर का पीरियड लगा, फिर उससे पहले ईश्वरन का पीरियड लगा, तो ये पीरियड तो लग रहे हैं, एनवायरमेंट में तो लगते हैं पीरियड, है ना। और एथनिक, एथनिक मतलब मानव जाति,
आपका कल्चर वो मैटर तो करता ही नहीं है ना। हाँ मैटर करता है, बेसिकली एनवायरमेंट में कल्चर भी आ जाता है, ये बात भी ठीक कही है ना। तो इसीलिए पहला एनवायरमेंटल फैक्टर करेक्ट है। समझ में आ गया, चीज को समझ लो। चलो आ जाओ जी, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। देखो जी, लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्थीमिया, डिसमेमोरीग्राफिया आते हैं ना क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन है डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया अब होता क्या है? डिसलेक्सिया एक्चुअली में रीडिंग डिसऑर्डर है, बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता है ना। और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, राइट। तो अब आप मुझे बताइए जी, डिसलेक्सिया जो है उसके अंदर बच्चे को अगर आप पढ़ाना चाहते हो, रीडिंग सिखाना चाहते हो, तो आप इन चारों में से क्या करोगे? ये पहले भी ऑनलाइन में आया हुआ प्रश्न है, आई थिंक दिसंबर 2021 या फिर 22 वाला क्वेश्चन था, ये आ रखा है क्वेश्चन, ये रिपीटेड है एक्चुअली में, सेम क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। बताओ जी, जो डिसलेक्सिया है उस बच्चे को कैसे पढ़ाओगे? और मैक्सिमम लोग बच्चा सही दे रहा है, वेरी वेल डन। तो लंबे और जटिल गद्यांश देखकर वही बहुत बड़े बड़े ऐसे दे दो, वैसे ही वो पढ़ नहीं पा रहा, वो तो बेचारा बच्चा बेहोश हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो गया। अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से, देखो कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के माध्यम से भाई बच्चों को पढ़ा नहीं सकते ना। ठीक है, ये कंडीशनिंग वाला एग्जाम्पल याद कर लो, भाई चाबी लटकी पड़ी थी, फिर मेरा ध्यान वहीं जा रहा है, चाबी ले लूं वहीं से। ठीक है, और थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, हाँ फोनोलॉजिकल की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि फोनोलॉजिकल, फोन का मतलब, जब भी फोन लिखा होता है ना इंग्लिश लैंग्वेज लिंग्विस्टिक में, तो फोन का मतलब साउंड होता है। हम उस बच्चे को बता सकते हैं कि बेटा ये ए है, ये ब है, ये क है, इसको स भी पढ़ते हैं, ये ड है। तो साउंड की स्टडी देखकर तो हाँ हम ऐसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रखो भाई, जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं, जो डिसलेक्सिक है, डिसकैलकुलिक है, उनको पूरी तरीके से ठीक करना पॉसिबल नहीं है। तारे जमीन पर जो आपने उस बच्चे का एग्जाम्पल आप हमेशा ही बात कर लेते हैं, उस बच्चे को ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं हुआ था, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इनको हाँ हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल लाइफ जिए, दैट इज नॉट पॉसिबल, याद रखिएगा। ठीक है, और उच्च ग्रेड स्तर के पठन, भाई वैसे नहीं पढ़ पा रहा और मुश्किल पढ़ने को दे दिया, नहीं। तो इसका आंसर है तीसरा, सबने सही बताया, वेरी वेल डन। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 6 पे चलो, शाबाश, वेरी वेल डन। छठे पे आओ, वेरी नाइस। 141 वॉचिंग है बेटा, फटाफट से एक साथ मैडम के लिए जोरदार वाला लाइक ठोक दो, एक बार फटाफट मस्त तरीके से एक बार लाइक कर दो। इसको अपने फ्रेंड्स लोग, जिन भी ग्रुप्स में आप लोग ऐड हो, सब पे शेयर कर दो। और कुछ बच्चे नए भी होंगे यहाँ पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और याद रखिए, जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, वो हमारे साथ CDP बाई TP, ये CDP का एक लौता टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, वंदना निर्मल सिंह भी आ गए हैं जी, गुड इवनिंग जी, आ जाइए, जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? विवेचनात्मक, बताओ, ये क्वेश्चन कल भी मैंने कराया था, एक्चुअली मिलता जुलता क्वेश्चन दिया इन्होंने। एनालिटिकल, एनालिटिकल को ही आप क्रिटिकल बोलते हैं, इसी को आप क्रिएटिव बोलते हैं, इसी को आप ओपन एंडेड थिंकिंग बोलते हैं, इसी को आप डिसेंट्रलाइज्ड थिंकिंग कहते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? तो आप मुझे बताइए कि जो एनालिटिकल थिंकिंग है उसके लिए कौन सा सही है? फटाफट से कमेंट करो, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन ना होके वो पूछ रहा है क्यों हुआ ऐसा, क्यों नहीं हो सकता ऐसा, वो लगाया करो। बताओ कौन सा मिल रहा है आपको? तो व्हाट इज टोटल पॉपुलेशन, भाई बता देंगे, भाई करोड़ों की पॉपुलेशन है, 2.13 थी, अब तो भाई 3-4 लाख, 3-4 करोड़ क्रॉस कर गई होगी। ठीक है, तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, वो आप बता दोगे, फैक्चुअल है, ये सोचना नहीं पड़ा। यहाँ पर बोल दिया कैपिटल ऑफ इंडिया, बता दोगे भाई दिल्ली है, यहाँ पर भी आपको सोचना पड़ा। यहाँ पर स्टेट्स हैं, बता दोगे, सोचना नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर आपको सोचना पड़ा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है भाई, क्यों जनसंख्या विस्फोट हो रहा है जी, क्यों भारत को चाइना को पछाड़ के, चाइना में तो इतने ज्यादा प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे कि बच्चा ना हो, और जो भाई बूढ़े बुजुर्ग हो गए उनको लटका दिया जा रहा था। लेकिन हम भाई, हम तो दिल के सच्चे, हम चाइना वाले कोविड लाने वाले थोड़ी हैं, हम तो भाई अपने बुजुर्गों को भगवान मानते हैं, उनको बिठा के उनकी जब तक
हम कर सकते हैं तब तक हम करते हैं, ठीक है। और भाई और क्या ही कहने रिप्रोडक्शन प्रोसेस के तो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही है कि यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों इतना पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। मैम पीडीएफ मिला, हाँ यार पीडीएफ डाल दूंगी मैं, कल दिमाग से स्किप हो गया मेरे। आज मैं दोनों का पीडीएफ डाल दूंगी, कहाँ डालूंगी, सीडी बाई टीपी पे आज डाल दूंगी, डेफिनेटली अभी डाल दूंगी, ठीक है जी। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7, वही बात आ गई, एजर्शन और रीजन के लिए आपने ट्रिक यूज कर लेनी है दीपाली मैम की, क्योंकि और बिकॉज लगा लो और फिर क्वेश्चन को पढ़ा करो, ज्यादा समझ में आता है। पढ़ो जी। मीशा कुमारी जी तबीयत इतनी तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं पहले से बेटर, लेकिन सिर्फ 20%। ठीक है चलिए। अभिकथन, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। टीचर को अवसर देनी है, और उदाहरण और गैर उदाहरण ये दो कंसेप्ट है, एक बार समझना इसको। देखो एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल, मैं भी एक एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ। ये देखो भाई मैं प्याजे करा रही हूँ आपको, प्याजे कराते कराते मैं आपको वाइगोत्स्की के एग्जाम्पल दे रही हूँ। जो मैं आपको वाइगोत्स्की के एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, वो आपके लिए नॉन एग्जाम्पल है, और जो मैं प्याजे कराते कराते प्याजे के एग्जाम्पल दे रही हूँ वो आपके लिए एग्जाम्पल है। तो आपने देखा होगा जब एक कंसेप्ट पढ़ाते टाइम पे आप उस कॉन्सेप्ट को दूसरे से रिलेट करते हुए पढ़ाते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन एग्जाम्पल्स देना। तो एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो ये सही हो गया, बिकॉज अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद मिसकंसेप्शंस इन चिल्ड्रन इज टू प्रोवाइड काउंटर एग्जाम्पल्स। मैंने कहा था ना इस बार ये शब्द उसने अलग दिया, काउंटर, यानी कि अगर आप बच्चों की गलतियां निकालना चाहते हैं, मतलब आप चाह रहे हो कि बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो अगर आप बच्चों की जो बच्चे ने मिसकंसेप्शन बना ली है उसको, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्याजे पढ़ा रही हूँ, अब बच्चों ने भाई वाइगोत्स्की को सीख लिया, मैं पढ़ा तो प्याजे रही थी, बच्चे ने वाइगोत्स्की को सीख लिया कि वाइगोत्स्की ने भाई 4 स्टेज दी। अब उसके इस मिसकंसेप्शन जो बच्चे ने गलत सीखा है उसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसको ठीक करने के लिए मुझे बच्चों से जो विपरीत एग्जाम्पल है ना, वाइगोत्स्की के एग्जाम्पल देने होंगे, मुझे कोलबर्ग के एग्जाम्पल देने होंगे, फिर तो बच्चा जानेगा कि हाँ जी ओ मैडम जी हम तो गलती मान गए, वाइगोत्स्की ने 4 स्टेज नहीं दी, स्टेज थ्योरी तो प्याजे की है। इस तरीके से करना होगा, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर 3 ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर सी बेटा जी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन को यूं यूं घुमाता है, बस सीटेट ना मैंने देख लिया, इसका पेपर का ना लेवल ये इतना वो नहीं देता, लेकिन ये क्वेश्चन को ना घुमा लेता है। जो बच्चा पेडागोजी में सिर्फ बेटा शब्दों का खेल है, अगर आप मेरे साथ ये 2 ढाई 3 महीने पढ़ लिए तो शब्दों का जो खेल ये बना रहे हैं ना, हम इसको फिनिश कर देंगे। और जो बाकी बच्चे लोग कमेंट करते हैं हम इतना नंबर आया क्लियर हो गया, आप भी उनमें से एक होंगे, डेफिनेटली होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये भी एजर्शन वाला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर आप लगा दीजिए बेटा जी बिकॉज, और यहाँ पर आप लगा दीजिए क्योंकि, और आंसर बताइए। शाबाश, वेरी वेल डन। चलिए इंग्लिश की क्लास कब होगी, रेखा जांगड़ा जी अभी आप ये कर लीजिए, हिंदी पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी सबके मैं आंसर्स आपको कंफर्मली मैंने सोचा है कुछ आपके लिए, साइड बाय साइड सब्जेक्ट पेडागोजी भी मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी। तो हिंदी पेडागोजी से शुरुआत करेंगे, जैसे कि हम लोग ऐसा डिसाइड कर लेंगे कि मंडे टू थर्सडे तो हमने सीडीपी को कवर किया, और फ्राइडे और सैटरडे को हमने सब्जेक्ट पेडागोजीज को कवर किया, ताकि दोनों की तैयारी आपकी साइड बाय साइड चलती रहे, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8, चलिए शाबाश। अभिकथन ये रहा और कारण पढ़िए, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है हमारे एशियन कल्चर में, हम भी एशिया में है एक्चुअली में, यहाँ पर क्या है जो एंगर दिखाता है ना, एंगर दिखाने वाले को तो भाई बोलते हैं ना कि भाई क्या गुस्सा दिखा रहा है, चलो चल तू कोने पे आ,
ऐसा ही बोलते हैं ना। तो एशियन कल्चर में देखो यूनिटी वाली बात होती है, यहाँ पर एंगर को तो थोड़ा सा मतलब देखो नेगेटिव मानते हैं, लेकिन हाँ शेम जो शर्म कर रहा है उसको हाँ कहते हैं चलो ठीक है शर्म है तो फिर ठीक से बात करेगा। तो शर्म को तो यहाँ पे ठीक मानते हैं और एंगर को यहाँ पे नहीं ठीक मानते। ठीक है, ये वाला सही था। अब रीजन देखो, इमोशंस आर सब्जेक्टिव एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन द लर्निंग। बेटा हमेशा ये बात मैंने आपको बोली है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल लो, एक एग्जाम्पल लो, अगर आप खुश हैं ठीक है तो आपको लर्निंग करने में मजा आएगा, आपका जो दिमाग है आपका जो कॉग्निशन है वो बढ़िया काम करेगा। और अगर आप खुश नहीं है, अगर आप दुखी हो रहे हैं तो आपको लर्निंग करने में मजा नहीं आएगा, यही होता है ना। तो जो इमोशन होते हैं वो आपके सीखने में बल्कि रोल अदा करते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही था, ए ट्रू था, लेकिन आर जो है वो फॉल्स है। समझ में आ रहा है? इजी किजी विजी। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 9, फटाफट चलेंगे आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है आपका क्रिटिकल थिंकिंग पे, यानी कि समालोचनात्मकता पर। समालोचनात्मक चिंतन यानी कि जब आप एक पक्ष को नहीं आप बहुत सारे पक्षों को देखते हो। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन याद करने की ट्रिक बताई थी, याद है? क्रिटिकल से बना क्रिटिक्स। क्रिटिक्स का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल जब कोई मूवी नहीं आती तो बोलते नहीं है सेंसर बोर्ड ने उसको यू दे दिया, सेंसर बोर्ड ने उसको यूए दे दिया, सेंसर बोर्ड ने उसको ए दे दिया, ऐसा होता है ना। अब जब हम मूवी देख के आते हैं ना बाहर भाई, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग खड़ते हैं और बताओ बताइए जी मैडम जी मूवी कैसी लगी, ये कैसी लगी। तो हमें अपना क्रिटिक्स देना होता है उस मूवी के लिए कि हमें वो मूवी अच्छी लगी या हमें वो मूवी बुरी लगी, यही होता है ना। तो वैसा ही क्रिटिकल थिंकिंग में हमें उसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव बताना होता है। किसी भी चीज के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव हमें बताना होता है क्रिटिकल थिंकिंग में। तो आप मुझे बताओ क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कौन सा सही है? ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिसमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता नहीं। लेकिन भाई क्रिटिकल कर रहा है तो टुकड़ों में तोड़ के तो समझेगा, ये तो गलत है। यहाँ लिख दिया बचना चाहिए। केवल, एक तो केवल वाला भाई बिल्कुल गलत, इसको तो कांटा मार दो देखते ही केवल वाले को, है ना। तो ओनली वाला बिल्कुल गलत, ये भी गलत ये भी। अब ये पढ़ो, विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हाथोत्साहित करो। भाई बच्चा मन का सच्चा कुछ पूछ रहा है तो आप उसको इग्नोर करो, आप उसको बोलो मैं नहीं बताती, मेरे से मत पूछ, ये तो गलत हो गया। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। एक तो इन्फियरेंस यानी कि भाई इंटरप्रेट करना कैसे रिजल्ट आया, और एक्सप्लेनेशन देना पूरा उसको लैबोरेट करके बताना। ठीक है, समझ में आ गया सभी प्यारों को? चंदा, अनुराग, हरप्रीत, पवन, ब्रिजेश, हिमांशु, माधुरी, मीरा, सिरचा एंड एवरीवन, समझ में आ गया? चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। अब ये पेपर 2 के क्वेश्चंस यहाँ पर फिनिश हुए, और जो बच्चे कह रहे हैं मैम पेपर 2 ही करना है उनको मैं बता दूं भाई पेपर 1 के भी क्वेश्चंस कोई हलवा नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन डाल रहा है वो। चलिए पेपर 2 10th क्वेश्चन, इंक्लूसिव एडुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एडुकेशन कहती है सबकी शिक्षा सबके साथ। तो यहाँ पर इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए, समावेशी कक्षाओं के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, फटाफट से बताइए। और पूरी क्लास देखिए बेटा, क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं, जो भी बच्चों में डिफरेंसेस होती हैं उसके अनुसार आपको पढ़ाया जाता है, ये सही हो सकता है। बच्चों के बीच हर तरीके की विभिन्नता को दूर करना, बेटा जो भी बच्चे की विभिन्नता है वो उसका संसाधन है, वो उसका रिसोर्स है। आप उसकी विभिन्नताओं को दूर मत करो, बल्कि विभिन्नता के अनुसार बच्चों को पढ़ाना होगा आपको। ठीक है, पढ़ाना होगा, दूर नहीं करनी विभिन्नता को। अब मेरी क्लास में एक बच्चा वैसा है जो भाई लेफ्ट से लिखता है, अब मैं उसको बोलूंगी ना बाबा तू राइट से लिख, ना 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 सारे राइट से लिख, तू भी राइट से लिख। क्यों भाई? उसमें अपना कुछ अलगपन है, उसकी अपनी विभिन्नता है, करने दो। ठीक है, आगे देखिए, को पहचानना चाहिए। हर बच्चा एक ही दर से एक ही समय पर सीखेगा, नो, एक ही दर से बच्चा नहीं सीखता और एक ही समय पर नहीं सीखता।
अब मुझे पता है यहाँ पर डिम्पल सीख रही होगी अलग तरीके से, सीमा सीख रही होगी अलग तरीके से, यूनिटी सीख रहे होंगे अलग तरीके से। तो हर बच्चा जो है वो अलग अलग तरीके से सीखता है, और लास्ट में विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग कार्यक्रम, एक तो ये जो अलग शब्द है ना ये बहुत गंदा है। अलग को इंग्लिश में नए शब्द में आप कहते हैं सिग्रीगेट। तो अगर यहाँ पे चलो अलग लिख दिया उसने, लेकिन कभी कभार वो ये लिख देता है सिग्रीगेट करके बच्चों को पढ़ाओ। तो सिग्रीगेट करना, पृथक करना गलत है, अलग कभी नहीं करना। सबके साथ बच्चे को पढ़ाओ, जो भी डिफरेंसेस है उसके अनुसार बढ़िया से पढ़ा दो। ठीक है, चलो जी आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 11, 11 क्वेश्चन, शाबाश बेटा। और 20वां क्वेश्चन होने वाला है, 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, और कल फिर 20 क्वेश्चन करके फिर तरसों से आपके टॉपिक शुरू कर देंगे, या फिर हिंदी पेडागोजी को आपको थोड़े क्वेश्चंस को यहाँ पर जो अभी आपके जुलाई वाला पेपर है उसको समझा देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? निरंतर एवं व्यापक यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीसीई। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है पूरे साल बच्चे का आकलन करना है। पूरे साल बच्चा आपके पास आता है अप्रैल में, अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरे साल आपने बच्चों का आकलन करना है। और यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंसिव है इसका मतलब होता है कि बच्चे का स्कॉलास्टिक एक्सपेक्ट और बच्चे का को स्कॉलास्टिक, स्कॉलास्टिक को आप कहते हैं हिंदी में शैक्षिक पक्ष, और को स्कॉलास्टिक को आप कहते हैं सह शैक्षिक पक्ष। तो दोनों ही पक्षों का आकलन करना है आपने बच्चों का। ठीक है, जो क्लास में पढ़ रहा है उसका भी, और जो क्लास के बाहर जाके सीख रहा है उसका भी करना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कौन सा सही होगा उसके लिए। सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, सबसे अच्छा कार्य जो किया है पोर्टफोलियो का वैसे करो। वृद्धि एवं अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो बनाइए। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण मानकीकृत बुद्धि, देखो मानक वाले तो गलत है क्योंकि यहाँ पर पहले से रिजिड रहेगा हर चीज, तो मानक वाले तो गलत कर दो। अब सर्वश्रेष्ठ कार्य और बुद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, तो देखो यहाँ पर सिर्फ हम उसका जो सुपीरियर वर्क है सिर्फ उसको लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप क्या लेंगे, जिस प्रकार से उसकी ग्रोथ हो रही है, जिस प्रकार से वो लर्निंग कर रहा है, उससे उस प्रकार से हम उसका पोर्टफोलियो बनाएंगे। सबसे बढ़िया तो फिर यही है ना, ऑप्शन नंबर 2। और मैं कह रहा हूं देखो ये पहले पेपर का क्वेश्चन है और देख लो, है ना बढ़िया क्वेश्चन। तो पेपर 1 वालों और पेपर 2 वालों तुमने ज्वाइंट पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना। क्वेश्चंस वही आ रहे हैं, अभी बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और इस पेपर 1 में पेपर 2 में जो पहले आ रखा था प्रीवियस ईयर वो आया है, वो भी दिखाऊंगी। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 12, करने का तरीका वही है, यहाँ पर लगा दीजिए बिकॉज, और यहाँ पर लगा दीजिए क्योंकि, और आंसर लगाइए। शाबाश एवरीवन, फटाफट से लगा दो आंसर जी। डिंपल जी तो आंसर दे नहीं रही है, आशा तो बिल्कुल रुक गई, प्रिंस गोस्वामी कहाँ चले गए? आंसर दो भाई, सारे आंसर दो, एवरीवन हियर शुड आंसर। और देख लो भाई अभी तक 98 लाइक हुए हैं, बाकी बच्चे मैम को लाइक नहीं करते क्या? फटाफट लाइक छोड़ दो एक फटाफट से। चलिए जी, गौरी चौहान का आंसर आ चुका है, कह रही मैम 12th का भी होगा, 12th का सी होगा, सॉरी। चलो चेक कर लेते हैं गौरी ठीक है नहीं है। शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। ओके जी, सही है, क्योंकि समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करा रहे हैं तो आप अगर एक ही तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में फर्क तो। लेकिन देखो ये वाला पॉइंट भी सही है और ये वाला पॉइंट भी सही है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों को चेक कर रहे हैं, देख लो ध्यान से समझ लो, मेरी बात को सुनना क्योंकि सब लोग गलत दे रहे हैं आंसर। एवरीवन, कृष्णा देव नारवरिया का आंसर सही है, बाकी सभी ठन ठन हो गए हैं। गौरी चौहान जी भाई गलत हो, देखो ये वाला भी सही था और ये वाला भी सही, सॉरी ये वाला कहाँ नहीं चली गई मैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि टीचर को अपने पूर्वाग्रहों पर काम करना चाहिए। ठीक है,
तो इसके लिए जो रीजन होता है वो ऐसा होता है कि भाई बच्चों में भेद ना करे, या फिर बच्चों को इस तरीके से पढ़ाए, ये होना चाहिए था ना, ये रीजन होना चाहिए था। लेकिन रीजन तो ये दे दिया प्रॉब्लम सॉल्विंग। अरे भाई ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे क्वेश्चन है नहीं, नीचे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है, तो लेकिन तो हम क्या कहेंगे इसमें? हाँ जी प्रशांत राज जी, हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे बेटा जी कि दोनों के दोनों एजर्शन और रीजन सही है, लेकिन भाई कोई सेंस नहीं है दोनों से जुड़ने का। यहाँ पर बेटा जी बी लगाओ, यहाँ पर क्या लगाओ? यहाँ पर बी लगाओ। ठीक है जी गौरी चौहान जी, समझ में आ गया? देखो जो बच्चे रेगुलर कमेंट करे ना उनका नाम ऐसे याद हो जाएगा मुझे। अभी तो शुरुआत है, अभी देखो क्या होता है आगे आगे। चलिए क्लियर हो गया ना? दोनों सही थे लेकिन दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करे, इसलिए बी लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 बढ़िया क्वेश्चन है ये, इससे जुड़ता हुआ क्वेश्चन पहले पेपर 2 में आया हुआ है। ठीक है देखिए क्वेश्चन, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अवि कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है। अवि अपने प्रदर्शन का कारण किस को ठहरा रहा है? वो अपने आप को ठहरा रहा है यहाँ पे, है ना? यूनिटी जी करोगे ना समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके। आज बादी ऊष्मान नहीं है, आज पुनीता भी नहीं है। हाँ जी ये बताओ, ये बच्चे अभी पढ़ना शुरू करें, अगर एक क्लास में नहीं आओगे भाई कैसे बात बनेगी? आ जाया करो टाइम पे क्लास में। देखो जी ये बच्चा के नंबर कम आए तो वो अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा है, अपने आप को ठहरा रहा है, तो ये तो नहीं बोल रहा भाई किस्मत खराब है, कहीं पर बोला कोशिश की कमी है, ये भी नहीं बोला। वो तो ये कह रहा है कि मेरे अंदर ही खराबी है कि मेरे नंबर नहीं आए, तो वो तो अपनी एबिलिटीज को, अपनी योग्यता में कमी की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर लैक ऑफ एबिलिटी, क्योंकि अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा है, अपने प्रयास को नहीं बोल रहा, अपनी डिफिकल्टी को, टास्क को तो बिल्कुल भी नहीं, लक को तो बिल्कुल नहीं बोल रहा। तो वो कह रहा है मेरे में कमी है, तो उसके अंदर क्या है भाई? क्षमता ही तो होती है हर बच्चे की, तो उसकी क्षमता में कमी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी लैक ऑफ एबिलिटी इसका बिल्कुल सही है। जो बच्चे फोर्थ कह रहे हैं ना योग्यता का अभाव, वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़िए 14वां कीजिए। शाबाश एवरीवन, बिल्कुल भाई क्लास छोड़ के जाना, क्लास को पढ़ो भाई, सीखो, जितना सीखोगे पढ़ोगे उतना ही सफल होगे। मोहम्मद दानिश नदीम जी फटाफट से बताइए। आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 14। लेव वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या? एससीएल, यानी कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये आपके दिमाग में एंट्री मार जाना चाहिए। ठीक है तो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की which of the following is recommended approach in order to optimize students learning experience? वाइगोत्स्की के अनुसार अगर बच्चे के एक्सपीरियंस को, बच्चे की लर्निंग को, बच्चे के सीखने को और बेहतर करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? क्या करना होगा बताइए? बताइए बताइए। शाबाश शाहीन परवीन जी कह रही हैं मैम बी होगा, अनुराग कह रहे हैं बी होगा। चलो जी इनको भी चेक कर लेते हैं, आ जाओ जी। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से बिल्कुल असंबंधित हो। तो भाई जो बच्चे को कार्य आता ही नहीं है वो क्या ही आप दे दोगे, बच्चा वैसे ही नहीं कर पाएगा, छोड़ो ये। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन, भाई स्कैफोल्डिंग की, गाइडेंस की बात तो ये करता ही करता है, तो बच्चे के वर्तमान स्तर के अनुसार देना बिल्कुल सही। छात्रों को कोई सहायता नहीं देना, नहीं नहीं नहीं, सहायता की बात तो ये करता है जी, पढ़ना ही नहीं आपने आगे। ठीक है 4 देखो, छात्रों को पैसा काम प्रदान करना, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबिंबित और पूरा कर सके, मतलब वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करें ऐसा काम प्रदान करना, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है कि बच्चे का जो करंट लेवल है ना उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर काम दोगे चलेगा, लेकिन बिल्कुल अपरिचित काम दोगे वो बच्चा कर नहीं पाएगा, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है जी चलो जी गौरी चौहान ने भी इस बार सही दिया, वेरी गुड। चलिए जी प्रश्न नंबर 15। चलो 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 प्रश्न नंबर 15, शाबाश। प्रश्न नंबर 15 फटाफट जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील का पेपर 2 पेपर 1 दोनों में आता है,
कल भी कराया था, जॉन ड्यूवी के द्वारा दिया गया। शिकागो यूएसए में लेबोरेटरी स्कूल्स खोले थे। हाँ या ना? चंद्रा प्रकाश आ गए हैं। चंद्रा जी बिल्कुल जी, वेलकम जी, जुड़ जाइए। तो आप मुझे बताओ कि प्रगतिशील शिक्षा के लिए जहां पर बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग कराई जाती है, करके सिखाया जाता है, उसके लिए कौन सा सही है? शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत, सिर्फ टीचर ही ज्ञान देगा क्या? क्यों, बच्चे खुद लेंगे ज्ञान, टीचर थोड़ी देगा। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। जो टीचर होता है वो सिर्फ बच्चों को सुविधाएं देगा, बाकी काम बच्चे ने खुद करना है। हो सकता है शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम में ज्यों का त्यों, नहीं जो का त्यों नहीं होता, जैसा वैसा नहीं होता, यहाँ पर तो बच्चा खुद ही करता है। ठीक है। और शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ दे, मतलब बच्चे को बिल्कुल इंडिपेंडेंट भी नहीं छोड़ना होता। जब बच्चा खुद काम कर रहा होगा तो आपने पूरी नजर गड़ाए रखनी है। आपकी जो आंखें होती है ना वो नीचे चली जाती हैं। ठीक है। तो पूरी आंखें नजर गड़ा के रखो, बच्चा क्या कर रहा है, किस तरीके से उसकी मदद करनी है, वो सब करो। बिल्कुल फ्री छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। और एनसीएफ 2005 ने भी बच्चे को क्या है, टीचर की भूमिका मानी है फैसिलिटेटर की। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16। 16वां प्रश्न, हॉवर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हॉवर्ड गार्डनर ने क्या दिया। हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी दी। क्या दिया? मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी दी। अब आप बताइए मुझे, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी के ऊपर कौन से 4 ऑप्शन में सही है? फटाफट कमेंट कीजिए। इन चारों में से हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के लिए कौन सा सही होगा? फटाफट से आंसर दे बेटा। वेरी नाइस, वेरी गुड। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। तो ये तो आयाम की बात कर रहे हैं। बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है, तो एक ही आयाम की बात बिल्कुल भी नहीं करी। बुद्धि केवल प्रायोगिक होती है। प्रायोगिक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात स्टर्नबर्ग ने करी है। ठीक है। एक आयाम की बात बिने ने करी है। तो ये 2 गलत हो गए। अब बताओ जी, ए और बी में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कहते हैं कि हर एक बच्चे की एबिलिटीज अलग है और वो अलग अलग इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। यहाँ पर सेम वे बच्चा नहीं सीखता, ये गलत है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। गौरी खान जी वेरी गुड, वंदना पटेल, तेत्री, रागिनी श्रीवास्तव जी, प्रियंका जी, दानिश जी बहुत बढ़िया, गुलजार वेरी गुड, अहसान आलम बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 17। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका ब्रूनर से क्वेश्चन है और ये मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपको मेरे साथ ब्रूनर पढ़ा है तो आपको पता होगा। ब्रूनर के लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी, EIS। अब भी कराऊंगी ये सारी चीजें भी। इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। और मैंने बोला था कि कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस भी वो दे देता है। तो ये मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी प्यारे शिक्षार्थी यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट इज इन अकॉर्डेंस विद द चिल्ड्रन ग्रेजुअल लेवल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटीज। भाई बच्चे का संज्ञानात्मक विकास करना है, बच्चे के दिमाग का विकास करना है, तो आप किस तरीके से एक्टिविटीज बच्चे को कराइएगा? बताइए किस तरीके की एक्टिविटी आप कराएंगे बच्चे को? एक्शन बेस्ड कराएंगे, सबसे पहले इमेज ही दिखा देंगे। सिंबल, सिंबल का मतलब पता है क्या होता है? जैसे कि ये इक्वल टू का सिंबल है, जैसे कि ये देयरफॉर का सिंबल है। भाई छोटे बच्चे को सिंबल याद थोड़ी हो जाएंगे। सिंबल जो होते हैं ना वो एक्चुअली में बच्चे को याद नहीं कर पाता छोटा बच्चा। ठीक है। तो ये भी गलत हुआ। अब आपके सामने बचते हैं ऑप्शन 1 और 2। 1 में लिखा है क्रियाधारित छवि आधारित संकेत। देखो ये सीखो यहाँ से, यहाँ पर छवि आधारित संकेत आधारित और क्रिया। अब मुझे बताओ क्या होगा सही आंसर? वेरी गुड भाई, वंदना हो गई, भाई प्रियंका हो गई, मोहम्मद नादीम हो गए हैं, गौरी कह रही है सॉरी ए। अच्छा ठीक है, ले लिया आपका सॉरी। यहाँ पर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है कि सबसे पहले बच्चे को वो चीज इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब होता है बच्चे को वो चीज फिजिकल फॉर्म में दिखाओ। अगर मैं आप बच्चे को बता रही हूँ कि ये मेरा PPT चेंजर होता है, तो मैं आपको इसको फिजिकल फॉर्म में दिखाऊं,
बच्चा इसको छू सके, एक्शन कर सके, ठीक है, ऐसा दिखाइए। उसके बाद छवि, भाई पिक्चर दिखा दीजिए, मैंने एक पेज पे इसकी पिक्चर दिखा दी आपको, इस तरीके से होता है। और फिर संकेतों के माध्यम से सिखाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में ब्रूनर की थ्योरी से है, और ब्रूनर की थ्योरी आपको पढ़नी है, वो भी मैं यूट्यूब पे आपको कराऊंगी। ओके, तो इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, जल्दी से फटाफट से सब बच्चा लोग कमेंट में लिख दो, ब्रूनर इज इक्वल टू EIS। आज ही याद कर जाओ ब्रूनर को, ब्रूनर इज इक्वल टू EIS। सब बच्चा लोग कमेंट में लिख दो फटाफट, सबका कमेंट चाहिए। सोनिया शर्मा मैम, यूट्यूब PRT हैशटैग शुरू हो गया। भाई सोनिया जी, आप, मैं कह रही हूँ आप जुड़े रहो, फायदा मिल जाएगा, वही क्वेश्चंस आ रहे हैं घुमा घुमा के, जुड़े रहो, फायदा मिल जाएगा। सब लोग लिख दो EIS इज इक्वल टू ब्रूनर। बेटा जो लिखेगा वही याद होगा, कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, तो ऑब्वियसली जो लिखोगे वही तो याद रखोगे। चलो जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड। आगे बढ़िए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। भाई एस दर्शन के क्वेश्चन, जो बच्चा नहीं समझ पाया ना उसका पेपर ना होना क्लियर, लिख के ले लो ये बात। एस दर्शन वाले ट्रिक से समझ लो और इनको सॉल्व करो ढेरम ढेर। कहोगे तो भाई मैं ऐप पे आपको भेज दूंगी, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे पास, 50-60 क्वेश्चन है, वो भेज दूंगी, उसकी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन कर लो। चलो, एजर्शन, ये कारण, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चे को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं बच्चे को इफेक्टिव लर्निंग प्रोवाइड करें तो आप बच्चे को इमोशनल सपोर्ट भी दीजिए, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद नहीं आ रहा क्योंकि आप मेरे से कनेक्ट नहीं हो, अगर आप मेरी लाइफ से कनेक्ट हो जाओ और अगर आपको लगे कि भाई हाँ मैडम, मैडम के वर्ड्स पेपर में आते, तो आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे और आप मेरे से पढ़ना चाहोगे और फिर आपकी जो लर्निंग होगी वो इफेक्टिव होगी, परमानेंट हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल सही है। कारण क्या है? संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित। भाई बिल्कुल सही कारण है, बिल्कुल सही कारण है कि कॉग्निटिव सॉरी आपके कॉग्निशन और आपका इमोशन जो है वो कॉम्प्लेक्स, एक दूसरे से निर्भर। मैंने कहा था ना आपको कि अगर आप खुश हैं, अगर आपके इमोशंस अच्छे हैं, आप खुश हैं, तो आप दिमाग बढ़िया लगाते हैं। लेकिन अगर आप दुखी हैं, मम्मी ने बोला जबरदस्ती दीपाली मैम की क्लास में बैठ, दुखी है, समझ नहीं आ रहा मैडम क्लास, तो आप अपना दिमाग लगा पाओगे ना पढ़ पाओगे, है ना। तो इसीलिए ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जबरदस्त ठीक है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 19, 19th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 19th क्वेश्चन, बेटा शाबाश, बढ़िया बढ़िया पढ़ रहे हो, मस्त तरीके से पढ़ रहे हो, शाबाश। चलिए 19th क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल से तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो अगर हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करें तो आप मुझे कमेंट करके बताइए डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फटाफट से कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट कीजिए एवरीवन हियर। चलिए, तो डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, यहाँ पर बोला है कौन सा सही है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस है, सोच समझ के बताइएगा। डेवलपमेंट अकर्स इन स्पायरल मैनर, नॉट लीनियर, साइक्लिकल होता है, स्पायरल होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये उल्टा लिखा गया है। जनरल टू स्पेसिफिक होता है, पहले सबको भाई मम्मी मम्मी करेगा, फिर धीरे करके मम्मी है, ये नानी है, दादी है, ठीक है। तो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। तो डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, हर एक जो एक्सपेक्ट होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, सब डिपेंड होता है। भाई लैंग्वेज डेवलपमेंट का संबंध आपके नैतिक विकास से भी, आपके संवेगात्मक विकास से भी है, आपके बौद्धिक विकास से भी है, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं होता। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बेटा जी क्या, ऑप्शन नंबर 2। और ये डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होता, जो डेवलपमेंट होता है वो वॉम्ब से टॉम्ब तक चलता ही रहता है, इसीलिए कॉन्टिन्यूस होता है।
ऑप्शन नंबर सेकंड सही है कि जो विकास चक्रीय होता है, आपने देखा होगा फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, इन्फेंसी में बहुत तेज से बढ़ गई, फिर धीरे धीरे बढ़ती है, फिर एक टाइम पे बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, और जब प्यूबर्टी आएगी तो एकदम से फिर बढ़ जाती है। तो ये क्या होती है, कभी कम कभी ज्यादा, ये स्पाइरल होती है बेटा जी। ठीक है, समझ में आ गया जी? हाँ जी। अब आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। जाने का मन नहीं है लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, तो इसीलिए आ जाओ भाई 20वां प्रश्न। फटाफट से 20th क्वेश्चन आपकी प्यारी प्यारी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए जी, 20th क्वेश्चन करेंगे सभी प्यारे शिक्षार्थी, और अपने आप को इवेल्युएट कर लेंगे। शाबाश। और 122 लाइक आ चुके हैं भाई, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लोग लाइक कर दें। शाबाश। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? लेव वाइगोत्स्की ने एससीएल की बात की है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। तो बताओ इन तीनों की बात यहाँ पर कौन सी बात हो रखी है, बताइए। यहाँ पर कह रहे हैं बच्चा अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार से निर्देशित करता है। मैजबी खातून जी कह रही हैं मैम बी होगा। गुलजार, अदिति, गौरी, प्रिया सब कह रहे हैं मैम बी होगा। चलिए पढ़ लेते हैं। एडेप्टेशन की बात प्याजे भाई साहब ने करी है, इसको हटाओ कटाओ। इक्विलिब्रेशन की बात भी प्याजे के द्वारा ही की गई है, और रीइंफोर्समेंट की बात भी स्किनर के द्वारा ही की गई है। यहाँ पर जो इनर स्पीच की बात कर रहे हैं ना, और याद रखिए रीइंफोर्समेंट का जो टर्म था ना सबसे पहले, वो ब्रूनर के द्वारा दिया गया, टर्म गिवन बाय ब्रूनर, और इसको यूज आगे चल के स्किनर भाई साहब ने इसका यूज किया। हाँ जी बताइए। अरे नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। तो इसको हल ने दिया था टर्म ना रीइंफोर्समेंट का। तुम लोग बोलते ही नहीं हो यार, मुझे लगता है कुछ तो बोलें, कुछ तो बोलेंगे, ये तो बोलते ही नहीं है। ठीक है, तो वो जोक्स अपार्ट, लेकिन इसका आंसर है इनर स्पीच। यहाँ पर लैंग्वेज में स्पीचेस की बात की है, सोशल स्पीच की बात की है, प्राइवेट स्पीच की बात की है, और इनर स्पीच की बात की है। सोशल स्पीच वो होती है जो बच्चा छोटे छोटे एक्शंस अपने आप को गाइड करता है, जैसे कि मैं चला, मुझे जाना, मुझे पीना, मुझे खाना। तो ये छोटे छोटे एक्शन बच्चा अपने आप को गाइड करता है ना, उसको आप कहते हैं सोशल स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, जब बच्चा बोलता तो है, अपने आप से बोलता है, ये ईगो सेंट्रिक होती है, जैसे कि मैं वो करूंगा, मैं वो करके रहूंगा, ये बोल तो रहा होता है लेकिन हाँ ये बाकियों को भी सुनाई देता है। और इनर स्पीच उसी के सामने खड़ा के बोलता है, क्या मैं आज सुंदर लग रही हूँ, वो मन ही मन में बोलता है, उसको हम कहते हैं इनर स्पीच। तो यहाँ पर मन ही मन में बोलने की बात को इनर स्पीच कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो ये थी आपकी आज की क्लास। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सभी प्यारे शिक्षार्थियों को, बेटा जिसने भी अभी तक एक भी बार लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि हमने आप सीटेट का जो एक एक बोलते नहीं एक मकसद है वो उठा लिया है, उस मकसद को पूरा करवाना है। तो इसीलिए आपने रेगुलरिटी बनाए रखनी होगी। 6 बजे से आ जाना भाई, 6 बजे पढ़ेंगे, 5 बजे दानी सर की क्लास होती है, फिर 6 बजे मेरी होती है, सुबह उनकी होती है, फिर उनकी होती है, फिर इनकी होती है। सबकी क्लास चल गई है भाई, इनकी उनकी सबकी हो गई है। शेड्यूल अगर आप पूछना चाहेंगे तो आपको शेड्यूल भी बता दिया जाएगा। और मस्त तरीके से पढ़िए, सीखिए, समझिए। और हम मिलते हैं आपसे कल। आज तो क्लास जल्दी खत्म होगी बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा जल्दी चले गए। कल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, और फिर परसों से हिंदी पेडागोजी को अगर आप डिमांड करेंगे तो हिंदी पेडागोजी के आपको जुलाई के पेपर के आंसर्स दूंगी, सॉल्यूशंस दूंगी, आपका माइंडसेट करूंगी, या फिर सीडीपी के टॉपिक वाइज हम लोग शुरू कर देंगे। वो डिपेंड्स ऑन योर वांट, आपकी नीड पे डिपेंड करेगा। तो अपनी नीड आप जो जो चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मुझे बताइएगा कि आप क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, फिर हम वैसे शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलो ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट डे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।